और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुकरेती। दोस्तों, अब जो कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है आपका पसंदीदा पानी पर लिखी कहानी। आज इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं मंजू बत्रा की लिखी कहानी उजाले की ओर। दोस्तों, कुछ लोग बहुत बड़ा करना चाहते हैं। वो अपने अलावा दूसरों के बारे में सोचते हैं, लाचार और बेबस लोगों की मदद करना चाहते हैं। जब वो काम करने निकलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी इस मुहिम में कुछ और लोग भी अपने आप हाथ लगा देते हैं और तभी मिल पाता है उजाला। ऐसी ही कुछ कहानी है आज की, जिसको सुना रही है मंजू बत्रा, और ये कहानी भी उन्हीं की कलम से। तो आइए सुनते हैं। एक बात और कह दूं, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है या कुछ और कहना चाहते हैं इस कहानी के बारे में, तो हमें जरूर मैसेज करें व्हाट्सएप पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप सभी को मालूम है, fmgold@airdelhi@gmail.com। दोस्तों, हमें आपके संदेश की प्रतीक्षा रहेगी। आपके संदेश हमें अगली कहानी को और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए आइए सुनते हैं ये कहानी। रेलवे स्टेशन पर धक्का मुक्की और शोरगुल के बीच गरिमा दौड़ती भागती प्लेटफॉर्म पर दाखिल होती है। वो मन ही मन बड़बड़ा रही थी, इस इंटरनेट पैक को भी आज ही खत्म होना था। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। सुबह से ही इतनी हड़बड़ी में रही कि मोबाइल रिचार्ज करने का ना तो मुझे ख्याल रहा और ना ही वक्त। मैंने ट्रेन की लाइव लोकेशन भी चेक नहीं की। कोई मेरे जितना लापरवाह कैसे हो सकता है? गरिमा ने ध्यान से प्लेटफॉर्म पर होने वाली अनाउंसमेंट को सुना। कृपया ध्यान दीजिए, 12,621 तमिलनाडु एक्सप्रेस नागपुर भोपाल के रास्ते। अनाउंसमेंट हो रही थी चेन्नई एक्सप्रेस अपने तय समय से ठंड और कोहरे की वजह से 4 घंटे देरी से है। 4 घंटे इंतजार। गरिमा का दिल बैठ गया। वो बेमन से सामान की ट्रॉली और अपने शरीर को खींचते हुए वेटिंग रूम के बारे में पता करने लगी। मैम, यहाँ 2 तरह के वेटिंग रूम हैं, नॉन एसी और एसी। आप कौन सा वाला लेंगी? अच्छा ये बताओ, क्या डिफरेंस है दोनों में? फैसिलिटी और सर्विस का डिफरेंस है मैम। अच्छा, ऐसा करो, मुझे एक एसी वेटिंग रूम का टिकट दे दो। अच्छा मैम। टिकट लेने के बाद गरिमा मन ही मन सोचने लगी, यात्राएं तो महंगी सस्ती होती हैं, पर इंतजार भी महंगा और सस्ता होता है। इस बात पर तो उसने कभी गौर ही नहीं किया। वो मन ही मन मुस्कुराने लगी। एसी वेटिंग रूम का टिकट अपने पॉकेट में रखकर गरिमा प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आसपास नजरें दौड़ाने लगी। प्लेटफॉर्म पर कोने में एक फकीर और उसकी बेटी गाना गा रहे थे। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है।
रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़। रेलवे स्टेशन पर मध्यम रोशनी है, ऐसी रोशनी की जिसे ना तो उजाला कहा जा सकता है और ना ही ऐसी ओझलता कि जिसे अंधेरा ही कह दिया जाए। रेलवे लाइन आपस में कितनी टकराती हैं, पर मजाल है किसी ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को रास्ता ना दिया हो। गरिमा ठंड से कांप रही थी। दिसंबर की ठंड उछलकर जनवरी के महीने में कूद आई थी। ऐसा लग रहा था मानो ठंड ने कोहरे को अपने बच्चे की तरह गोद में बिठा रखा हो। प्लेटफॉर्म पर छोटे छोटे स्टॉल पर नए साल के बीत जाने के बाद भी ग्रीटिंग कार्ड किसी के इंतजार में सांसें भर रहे थे। इस बार गरिमा जल्दबाजी में कोई नोवेल अपने साथ रखना भूल गई है और ऊपर से 4 घंटे का इंतजार। अब वो क्या करे? गरिमा मन ही मन सोचती है कि उसने हमेशा ही दौड़ती ट्रेन में ठहरे जीवन के फलसफों को नोवेल में पढ़ा है, तो क्यों ना इस बार ठहरे हुए वक्त में अपनी जिंदगी की रफ्तार को लिख लिया जाए। यही सोचकर गरिमा ने स्टॉल से एक ग्रीटिंग कार्ड खरीद लिया। ग्रीटिंग कार्ड लेकर गरिमा वेटिंग रूम में आ जाती है और कोने में रखी टेबल कुर्सी पर बैठकर ग्रीटिंग कार्ड लिखने लगी। लिखते हुए वो सोचती है उसके पास वक्त भी निर्धारित है और स्पेस भी। ग्रीटिंग कार्ड के सिर्फ 2 पेज और इंतजार के 4 घंटे। सिर्फ इस टाइम और स्पेस में उसे अपनी बात खत्म करनी होगी। इसलिए गरिमा ज्यादा स्मृतियों में ना जाकर पिछले दिसंबर के महीने में खुद को उतार देती है। हाँ, दिसंबर के ठंड के दिन ही थे जब उसकी डॉक्टर कार्तिक से मुलाकात हुई थी। डॉक्टर कार्तिक 2 गली छोड़कर गरिमा के फ्लैट के सामने वाले बंगले में रहते हैं। डॉक्टर कार्तिक ने पूरे बंगले को ही हॉस्पिटल बना रखा है। बेसमेंट में मरीजों को एडमिट करने का अरेंजमेंट है। फर्स्ट फ्लोर पर रूटीन चेकअप के बाद प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। सेकंड फ्लोर ही है जहां पर दवाइयों की स्मेल नहीं आती और वो है उनका बेडरूम। एक दिन गरिमा एक बच्चे का इलाज कराने डॉक्टर कार्तिक के घर गई। क्या हुआ इन्हें? पैर में हल्की सी मूंछ है डॉक्टर। क्या कर रहे थे नन्हे जनाब कि आपके पैर में मूंछ आ गई? विभू डर के मारे गरिमा की तरफ देखता है और गरिमा डॉक्टर को जवाब देती है, कुछ नहीं डॉक्टर, कल रात रजाई में बैठकर शक्तिमान देखते रहे और सुबह मुंह से स्मोक धुआं निकाल निकाल कर अपने दुश्मनों को मारते फिर रहे थे और फिर भी तमराज किल्विश नहीं मरे तो छत पर जाकर शक्ति शक्ति शक्तिमान शक्ति शक्ति शक्तिमान बोलकर गोल गोल घूमकर सीधा टेरेस से बालकनी में आ गिरे हैं और नतीजा आपके सामने हाजिर है। डॉक्टर कार्तिक और गरिमा दोनों विभू के बालमन पर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसे देखकर विभू शर्मा जाता है और गरिमा को जोर से पकड़ लेता है। गरिमा के जाने के बाद डॉक्टर कार्तिक गरिमा की पर्सनैलिटी और बिहेवियर से बड़ा खुश होते हैं, पर डॉक्टर कार्तिक समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी कम उम्र लड़की का बच्चा इतना बड़ा कैसे हो सकता है। वो अपने नौकर मनोहर से पूछते हैं, कौन थी मैडम? सब प्रोफेसर है, अनाथ बच्चों को पालती है। सामने वाली बिल्डिंग में पूरे 2 फ्लैट पर कब्जा किया हुआ इसने। ना जाने कहां से किस किस को उठा लाती है। कभी भी कहीं से भी कोई भी जख्मी कुत्ता उठा लाती है, फिर उसकी मरहम पट्टी करती है, खाना खिलाती है, ठंड में कपड़े पहनाती है, गरीब बच्चों को पेंसिल किताबें बांटती फिरती है। अभी पिछले संडे कॉलोनी के पीछे वाले पार्क में लोगों के सामने भाषण दे रही थी और बोल रही थी कि सभी अपने बच्चों को जरूर स्कूल भेजें। सरकारी स्कूल में शिक्षा और खाना बिल्कुल मुफ्त मिलता है। पूरी बिल्डिंग के नाक में दम कर रखा है साहब इसने। साहब खुद का कोई घर परिवार तो है नहीं, इसलिए अनाथों को पालती फिरती है। घर गृहस्थी की कोई जिम्मेदारी तो है नहीं, शादी तो की नहीं इसने। क्या कहना चाहते हो तुम? शादी तो मेरी भी नहीं हुई। साहब आपकी बात अलग है। कैसे अलग है? डॉक्टर कार्तिक ने चश्मे को टेबल पर रखते हुए पूछा। वो हमें नहीं मालूम साहब, लेकिन आप इन मैडम से बहुत बेहतर हैं। और हाँ, इन मैडम से थोड़ा दूर ही रहिए। लोगों से कपड़े मांगती फिरती है, कभी कुत्तों के लिए खाना मांगती है, कुछ ना कुछ मांगती ही रहती है। छोड़िए साहब, आप भी क्या बात लेकर बैठ गए। मैंने खाना लगा दिया है, आइए खाना खाते हैं। डॉक्टर कार्तिक को मनोहर की बातों में एक संकीर्णता नजर आई और वो पूरी रात गरिमा के बारे में ही सोचते। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए।
देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। एक दिन मॉर्निंग वॉक के दौरान कॉलोनी के पार्क में डॉक्टर कार्तिक को गरिमा नजर आती है। उनके कदम ना चाहते हुए भी गरिमा की ओर खींचे चले आते हैं। गुड मॉर्निंग गरिमा जी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर कार्तिक। आप कैसी तबीयत है नन्हे शक्तिमान की? अच्छा है। मैंने सुना है बहुत बड़ा परिवार है आपका। जी हाँ, पूरे 16 बच्चे और 18 स्ट्रीट डॉग्स की माँ हूँ मैं। और एक हमें देखिए, पूरे घर में इन मीन 3 लोग भी नहीं। अच्छा गरिमा जी, मैं चलता हूँ। मॉर्निंग वॉक पर रोज ही डॉक्टर कार्तिक और गरिमा अपनी दिनचर्या को लेकर अक्सर बातें करने लगे। एक दिन डॉक्टर कार्तिक गरिमा को अपने घर पर चाय के लिए इनवाइट करते हैं और कहते हैं कि उनका एक दोस्त कल शाम उनसे मिलने अमेरिका से आ रहा है और कल शाम का वक्त वो उनके और उनके फ्रेंड के साथ बिताए तो उन्हें अच्छा लगेगा। गरिमा भी हाँ कह देती है। डॉक्टर कार्तिक केतली से कप में चाय डालते हुए कहते हैं, गरिमा जी इनसे मिलिए, ये हैं अंकुर सक्सेना। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। हमने साथ साथ स्कूलिंग की, कॉलेज भी साथ गए और फिर हम दोनों हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चले गए। मैं MBBS करके लौट आया, पर अंग्रेजी जर्नलिज्म ने इसके पैर बांध दिए और ये वहीं सेटल हो गया। आजकल ये अमेरिका की किसी न्यूज एजेंसी में सीनियर जर्नलिस्ट है। और अंकुर, अब इनसे मिलिए, ये हैं प्रोफेसर गरिमा। ये यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं। तुम्हें मालूम है कितनी बड़ी फैमिली है इनकी? पूरे 16 बच्चे और 18 डॉग्स की माँ है ये। डॉक्टर कार्तिक, मैं तो इस फैमिली को और भी बड़ा करना चाहती हूँ, पर मैं करूँ क्या? मैं तो अपने आप को इस मामले में बहुत बेबस और लाचार समझती हूँ। अभी मेरे पास सिर्फ वो बच्चे हैं जिनका इस संसार में कोई नहीं है, जो पूरी तरह से अनाथ हैं, जो चाय की दुकानों पर, ढाबों पर लोगों की जूठन धोते हैं, जो रेड लाइट रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हैं, नाम के नाम पर, पहचान के नाम पर, जिनके हिस्से में छोटू, गुड्डू जैसे शब्द ही आ पाते हैं। आपको मालूम है, जब मैं इनके शरीर पर स्कूल यूनिफॉर्म देखती हूँ, कंधों पर स्कूल बैग, हाथों में रंगीन किताबें देखती हूँ, स्कूल जाते इनके नन्हे नन्हे कदमों की आहट सुनती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मानो पूरी पृथ्वी बौनी हो गई हो, मानो इन कदमों ने पूरी पृथ्वी को नाप लिया हो। मेरे भीतर की इस माँ को समझा है कभी किसी ने? मैं चाहती भी नहीं कि लोग मुझे समझें, पर मुझे वो ना समझें जो मैं नहीं हूँ। मेरी सैलरी से मैं बस इतने ही अनाथ बच्चों को पाल पाती हूँ। जब कोई अनाथ बच्चा मेरे दरवाजे से बिना शरण लौट जाता है, मैं समझा नहीं सकती मेरा दिल कितने टुकड़ों में फट जाता है। क्या महसूस किया है आपने कभी? ठंडी ठंडी हवाएं, माए प्यार की घटाएं।
तकदीरें हैं, ये ममता की तस्वीरें हैं, ये हम सब की तकदीरें हैं। लेती है बलाएं, देती है दुआएं, माएं प्यार की घटाएं, ठंडी ठंडी हवाएं, माएं प्यार की घटाएं। अपनी ममता से ये खाली आंगन भर सकती है। जाने क्या कर जाए जब ये कुछ करने पे आए, माए प्यार की घटाएं, ठंडी ठंडी हवाएं, माए प्यार की घटाएं। अपने घर अपने बच्चों के लिए जिए मर जाए, माए प्यार की घटाएं। ठंडी ठंडी हवाएं, माए प्यार की लंबी और गहरी सांस भरते हुए अंकुर ने गरिमा से कहा, तो आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स क्यों नहीं लिखती? बहुत सी एनजीओज हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। मेरी कलम खिस गई है आर्टिकल लिखते लिखते। और आर्टिकल ही क्यों, मैंने तो कई कॉन्फ्रेंसेस में लंबे लंबे भाषण भी दिए हैं, पर मुझे कहीं से भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। आई एम स्टिल हेल्पलेस मिस्टर अंकुर, आई एम स्टिल हेल्पलेस। मैं आज भी बेसहारा हूँ, मैं आज भी बेबस हूँ। गरिमा डॉक्टर कार्तिक और मिस्टर अंकुर के चेहरों की तरफ देखती है और कहती है, आई एम सॉरी डॉक्टर कार्तिक, मैं भावनाओं में बह गई थी। इस खुशी के मौके पर न जाने क्या उटपटांग बात लेकर बैठ गई। अच्छा डॉक्टर कार्तिक, मुझे इजाजत दीजिए, मेरे बच्चों का डिनर का वक्त हो गया है, मुझे खाना बनाना है। क्या मेड नहीं रखी आपने? मेड नौकर रखने का मतलब है मेरे एक बच्चे की एजुकेशन का खत्म हो जाना। नाइस टू मीट यू मिस्टर अंकुर, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लिसन गरिमा जी, ये मेरा कार्ड है, आप इस पर मुझे अपने आर्टिकल्स भेजिएगा। तुम बेसहा मिल जाएगा, कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो। हंसकर जिंदा रहना पड़ता है, अपना दुख खुद सहना पड़ता है। रास्ता चाहे कितना लंबा हो, दरिया को तो बहना पड़ता है। दरिया को तो बहना पड़ता है। हो तुम हो एक अकेले तो रुक मत जाओ, चलो निकलो, रास्ते में कोई साथी तुम्हारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो
किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो। जीवन तो एक जैसा होता है, कोई हंसता कोई रोता है। सब्र से जीना आसान होता है, फिक्र से जीना मुश्किल होता है। करती है पिछले 3 दिनों से डॉक्टर कार्तिक मॉर्निंग वॉक पर नहीं आए हैं। गरिमा सोच में पड़ जाती है कि कहीं उस दिन चाय पर उनके दोस्त के सामने वो कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गई थी। उसका मन बेचैन हो उठता है और वो शाम को डॉक्टर कार्तिक के घर जाती है। डॉक्टर कार्तिक अपने अंधेरे कमरे में लेटे हुए हैं। डॉक्टर कार्तिक? कौन? गरिमा जी? जी हाँ, क्या हुआ आपको? आजकल आप मॉर्निंग वॉक पर नहीं आते? कुछ नहीं, थोड़ी तबीयत खराब है। डॉक्टर होकर आप भी बीमार हो गए? यही तो गलत फहमी है आप लोगों की कि डॉक्टर बीमार नहीं हो सकते। डॉक्टर्स का दिल धड़कना बंद नहीं करता। हम डॉक्टर को भी कई बार दूसरे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो फिर आपने किसे बुलाया अपने इलाज के लिए? डॉक्टर साहिबा आज खुद ही चली आई हमारी बीमारी पूछने। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर कार्तिक? नहीं, मैं कहना नहीं, समझाना चाहता हूँ। क्या? यही कि आपसे मिलने से पहले मेरी सोच कितनी सीमित थी। मुझे ऐसा लगता था कि गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करके मैं कोई बहुत महान काम कर रहा हूँ। और कई जगहों पर तो मैंने ये भी कहा कि मैं लोगों की मदद करने में इतना मसरूफ हूँ कि मुझे शादी करने का भी वक्त नहीं मिला। शादी न करना मेरे लिए ऐसा त्याग रहा जो मैं समाज पर उधार की तरह वसूलता रहा। पर उस दिन जब मैंने आपको सुना तो लगा एक ऐसा इंसान जिसने अपना सब कुछ लोगों में बांट दिया और फिर भी अपने आप को कितना बेबस और लाचार समझती है। गरिमा जी, मेरा दिल आपकी तरह तो नहीं है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। मुझे अपना ये बड़ा घर अब तहखाना सा लगता है। आप बुरा ना माने तो अपने नए बच्चों को यहाँ जगह दे सकती हैं। आपको पता है गरिमा जी, मुझे अभी तक जिंदगी से यही शिकायत रही कि मुझे मुझ जैसा कोई सोलमेट क्यों नहीं मिला। पर आपसे मिलने के बाद मेरी शिकायत भी खत्म हो गई। गरिमा जी, मैं आप पर कोई हक नहीं चाहता, आपका साथ चाहता हूँ। आप एक और अनाथ को अपने परिवार में शामिल कर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। देखिए डॉक्टर कार्तिक, आप मुझे बेबस और लाचार समझने की भूल ना ही करें तो बेहतर है। क्या कहा? बेबस और लाचार? और नहीं तो क्या। खूब समझती हूँ मैं आप जैसे पुरुषों को जिन्हें बौद्धिक और आत्मनिर्भर महिलाएं आकर्षित तो करती हैं, बच्चों की सेवा पर सिर्फ अपना अधिकार समझती है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम सेल्फ ओरिएंटेड के साथ साथ लालची भी हो। डॉक्टर कार्तिक, माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लालची और आत्म केंद्रित कहने की? मैंने तो सही को सही और गलत को गलत कहा है। अब समझ आता है कि क्यों तुम्हारा सच जो जायज है व्यक्तिगत स्तर पर सिमट कर रह गया है। शट अप डॉक्टर कार्तिक। शट अप डॉक्टर कार्तिक कहकर वो डॉक्टर कार्तिक के घर से लौट आई थी। ऐसा लग रहा था ग्रीटिंग कार्ड ने भी उसे शट अप कह दिया था। ग्रीटिंग कार्ड के पन्ने खत्म हो गए थे। घड़ी में रात के 3 बज रहे थे और वक्त ने भी उसे स्टैचू बोल दिया था। कृपया ध्यान दीजिए 12,621 तमिलनाडु एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म पर चेन्नई एक्सप्रेस के खड़े होने की लगातार अनाउंसमेंट हो रही थी। गरिमा का वक्त और स्पेस खत्म हो चुका था, पर कहानी अभी अधूरी थी। एक हाथ में ग्रीटिंग कार्ड और दूसरे हाथ में टिकट। गरिमा अपने विकल्प के मझधार में फंस जाती है। ग्रीटिंग कार्ड उसे उसके प्यार तक ले जा सकता है और टिकट उसे उसकी मंजिल की ओर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गरिमा बहुत सोचने के बाद प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने लगती है और अपने लिखे हुए ग्रीटिंग कार्ड को डस्टबिन में फेंकने लगती है। पर वो देखती है कि डस्टबिन में बहुत से ग्रीटिंग कार्ड के टुकड़े पहले से मौजूद हैं। उसे लगता है कि शायद किसी ने अपनी रेल की टिकट को नहीं फाड़ा है,
इसलिए ये मोहब्बत के परचम डस्टबिन में अभी भी किसी के इंतजार में सांसें भर रहे हैं। गरिमा अपने रेल टिकट के टुकड़े टुकड़े कर डस्टबिन में ग्रीटिंग कार्ड के कचरे पर फूल की तरह बिखरा देती है और दौड़ती हुई रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर एक टैक्सी रुकवाती है। टैक्सी में बैठी गरिमा को याद आता है कि जिस दिन उसका और डॉक्टर कार्तिक का झगड़ा हुआ था, तब से डॉक्टर कार्तिक मॉर्निंग वॉक पर नहीं आए हैं। उनके घर के बाहर मरीजों की भीड़ भी नहीं दिखी। कल दोपहर को लंच के बाद उसने सेकंड फ्लोर से डॉक्टर कार्तिक की खिड़की की ओर देखा तो विंडो पर काले पर्दे लगे हुए थे। ओह माय गॉड, ये क्या किया मैंने? कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। सच ही तो कहा था डॉक्टर कार्तिक ने कि मैं बहुत आत्मकेंद्रित हूं। गरिमा डॉक्टर कार्तिक के घर पहुंचकर डोरबेल बजाती है, पर कोई रिस्पांस नहीं आता। दरवाजा ना खुलने पर गरिमा जोर जोर से दरवाजा पीटती है। दरवाजा खोलो कार्तिक, ओपन द डोर। तुम सही थे कार्तिक, मैं अपने बच्चों के प्यार में बहुत लालची हो गई थी, जिसने आपके प्यार की गहराई को नहीं समझा। सही कहा था डॉक्टर कार्तिक आपने, अगर तुम्हारा साथ रहेगा तो अंधेरे में भी रोशनी खिल जाएगी। वी लव यू कार्तिक, वी ऑल लव यू। कुछ
थोड़ी देर बाद गेट खोलने की आवाज आती है। गेट पर कार्तिक खड़े हैं। गरिमा तुरंत डॉक्टर कार्तिक के गले लग जाती है और बहुत रोती है। कार्तिक गरिमा का हाथ पकड़कर अंदर लाता है। बहुत ठंड है बाहर। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाता हूँ। तो चेन्नई एक्सप्रेस की टिकट फाड़ ही दी तुमने, चाय का कप थमाते हुए कार्तिक ने कहा। गरिमा शर्म से अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है। मुझे मालूम था कि तुम जरूर लौटोगी। कल शाम को कॉन्फ्रेंस है ना तुम्हारी? देखो मैंने आज दोपहर की 2 एयर टिकट चेन्नई के लिए पहले से ही बुक की हुई है। तभी कार्तिक का मोबाइल रिंग करता है। हेलो कार्तिक, मैं अंकुर बोल रहा हूँ। सुन, प्रोफेसर गरिमा को कांग्रेस कह देना। कार्तिक अपने मोबाइल का लाउडस्पीकर ऑन कर देता है। क्यों कांग्रेस कह दूं गरिमा जी को? अरे उनके आर्टिकल्स ने हंगामा मचा दिया है। मैंने उनके आर्टिकल से बाद में डिटेल में बात करता हूँ। कार्तिक और गरिमा दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। कार्तिक एयर टिकट्स की ओर इशारा करके कहते हैं, अब मैं इनका क्या करूं? गरिमा टिकट्स को कार्तिक से छीनकर उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है और कार्तिक के गले लग जाती है। मन ही मन बुदबुदा रही थी। सभी ने आधी रात के बाद होने वाले उजाले को पा लिया है। मिस्टर अंकुर को अपना देश मिल गया, डॉक्टर कार्तिक को उनका प्यार, गरिमा के बच्चों को उनका पिता और गरिमा को अपने हिस्से के और नए बच्चे। दोस्तों, कुछ लोग सूरज की तरह होते हैं जिनका उद्देश्य होता है लोगों के जीवन में उजाला फैलाना। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना, निर्देशन और प्रस्तुति है रश्मि कुकरेती की। मंजू बत्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों ना छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। जरा सी जुल्फ खोल दो, फिजा में इत्र ढोल दो। जरा सी जुल्फ खोल दो, फिजा
नजर जो बात कह चुकी वो बात मुंह से बोल दो कि झूम उठे निगाह में बहार का समा। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। चुप भी एक सवाल है, अजीब दिल का हाल है। ये चुप भी एक सवाल है, अजीब दिल का हाल है। हर एक ख्याल खो गया, बस अब यही ख्याल है कि फासला न कुछ रहे हमारे दरमियां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। ये रूप रंग ये पवन, चमकते चांद सा बदन। ये रूप रंग ये पवन, चमकते चांद सा बदन। बुरा न मानो तुम अगर तो चूम लूं किरण किरण, के आज हौसलों में है बला की गर्मियां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया।
तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शादमां थे हम उनको भुला कर, अचानक ये क्या